हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो लास्ट में जो हमने वीडियो एंड की थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक का जो एंड किया था वो था डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बींग्स से। यहीं से हम शुरू करते हैं टॉपिक को और आगे लेकर के जाते हैं। और हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा टॉपिक है वो इस वीडियो में एंड हो जाएगा। इसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। हम बात कर रहे थे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि ह्यूमन बींग्स में ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो जो इनका मोड ऑफ एंट्री है कि किस तरीके से, तो जो ये पैथोजन होते हैं, जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम पैथोजन्स बोलते हैं। और किस तरीके से ये एंटर करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो ये एयर से, वाटर से, एनिमल बाइट से, फूड से या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ये वाली जो स्लाइड है ये भी हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, बट आगे कंटिन्यू करने के लिए टॉपिक को हमें इसको रिव्यू करना ज़रूरी है। तो देयर आर सम मॉस्किटोज़ एंड इंसेक्ट्स होते हैं जो कि डिज़ीज़ के कैरियर के रूप में काम करते हैं, जैसे कि फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो जो कि मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करता है, और फीमेल एडिस मॉस्किटो जो कि कैरियर के रूप में एक्ट करता है डेंगू वायरस के लिए। वी शुड अडॉप्ट, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम जो डिज़ीज़ स्प्रेडिंग कॉजेटिव एजेंट्स हैं उनको हम रोक सकें, उनसे हम गेट रिड ऑफ हो सकें। अगली जो स्लाइड है वो हमारी ये है कि अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ह्यूमन डिजीज़ जो डिज़ीज़ का नेम है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट कॉलम में आपको कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिज़ीज़ हुई है, फैली है, वो पता चलेगा। उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था कि किस तरीके से वो ह्यूमन बीइंग के अंदर वो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में भी बात करेंगे कि अगर किसी के अंदर वो वायरस या बैक्टीरिया चला जाता है और उससे उसको वो डिज़ीज़ हो जाती है तो हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उस चीज़ को और बढ़ने से रोक सकते हैं, उस डिज़ीज़ को। तो चलिए सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं। ये एक ह्यूमन डिज़ीज़ है और ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती है? इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है और हवा के माध्यम से ये एक इंसान के अंदर ट्रांसफ़र होती है। अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं? ये जो रोकने का मेज़र है ये जो आपको सामने 3-4 डिजीज़ेस दिख रही हैं सबके लिए सेम है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि आप पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखें, आप बिल्कुल अकेला छोड़ दें, पेशेंट को आइसोलेट कर दें, उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो भी दूसरे पेशेंट से दूर रखें और सूटेबल एज के अकॉर्डिंग उन्हें वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराएं, तो हम ये स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। और क्या माध्यम है, कौन सा मीडियम है जिससे ये फैलता है? एयर से। ठीक है, उसके बाद है मीजल्स। मीजल्स किससे फैलती है? वायरस से। ये वायरस से होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मीडियम क्या है? हवा, एयर। और सेम ही प्रिवेंटिव मेजर इसके लिए भी हैं कि हम पेशेंट को आइसोलेशन में रखें, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को हम दूसरे लोगों से अलग रखें और वैक्सीनेशन सूटेबल एज के अकॉर्डिंग हम उस पेशेंट को दें। उसके बाद है चिकन पी या चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं। ये किससे फैलता है? ये वायरस से होता है और एयर या किसी के पर्सनली कांटेक्ट में आने से ये डिजीज़ हो जाती है। सेम ही प्रिवेंटिव मेजर है। उसके बाद है पोलियो। पोलियो भी एक वायरस से फैलता है और एयर और वाटर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मीडियम है। मोड है या मीडियम है, बात एक ही है। तो अब हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि ट्यूबरकुलोसिस किसी वायरस से नहीं फैलता, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया से फैलता है और हवा के माध्यम से वो फैलता है। मीजल्स जो है वो वायरस से फैलता है, एयर के मोड से।
चिकन पॉक्स या चिकन पी भी वायरस से फैलता है, बट एयर या किसी के पर्सनली कांटेक्ट में आने से ये होता है। पोलियो जो है ये भी वायरस से फैलता है, लेकिन ये एयर और वाटर से होता है। उसके बाद बात करते हैं कॉलेरा की। तो कॉलेरा किससे होता है? ये किसी वायरस से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से होता है और वाटर और फूड के मीडियम से ये होता है। इसमें जो आपको इस स्लाइड में यहाँ पे आपको कॉलेरा और टाइफाइड है, इनके लिए सेम प्रिवेंटिव मेजर्स रहेंगे। इसमें बताया गया है कि हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें, अच्छी सैनिटरी हैबिट्स हो हमारी, और हम प्रॉपरली कुक्ड फूड खाएं, जो अच्छे से पका हुआ खाना होता है उसको हम खाएं, और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर लें और वैक्सीनेशन लगवाएं। यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट है जाननी, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैसे कॉलेरा को प्रिवेंट करोगे, क्योंकि कॉलेरा में क्या है, आपको आइसोलेशन में नहीं रखना है पेशेंट को, या फिर आपको उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को दूसरे इंसान से दूर नहीं रखना है, बट वैक्सीनेशन इसमें देनी है। जैसे पहले हमें ट्यूबरोक्लोसिस में देनी थी, या फिर हमें मीज़ल्स में, चिकन पॉक्स में या पोलियो में देनी थी। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें कॉलेरा और टाइफाइड में हमें पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, अच्छी सैनिटरी हैबिट्स को मेंटेन करना है, अच्छे से पका हुआ खाना खाना है, और हमें उबला हुआ पानी पीना है और वैक्सीनेशन लगवानी है। अब बात करते हैं टाइफाइड की। तो टाइफाइड भी जो है वो बैक्टीरिया से होता है, बट उसका मोड क्या है, वाटर है। तो मतलब उबला हुआ पानी पिएं। तो यहाँ पे क्या था, उसके बाद कॉलेरा हो गया। कॉलेरा किससे है, बैक्टीरिया से फैलता है। मोड क्या है, वाटर एंड फूड। टाइफाइड किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। जैसे ट्यूबरोक्लोसिस भी बैक्टीरिया से ही फैलता था, और इसका मोड क्या है, वाटर। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी किससे होता है, ये वायरस से होता है, ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, और इसका मोड क्या है, पानी। इसमें क्या करें हम, पानी है तो इसमें सीधा सीधा है कि आप बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पियो, उबला हुआ पानी पियो और वैक्सीनेशन लगवा लो। उसके बाद बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया ना तो किसी बैक्टीरिया से होता है, ना ही किसी वायरस से होता है। मलेरिया तो एक प्रोटोजोआ से होता है, और इसका मोड क्या है मलेरिया होने का, मच्छर का काटना, मॉस्किटो बाइट। जब मच्छर हमें काटता है उसी से हमें मलेरिया होता है। जब वो मॉस्किटो अपने सलाइवा के अंदर ऐसे प्रोटोजोआ को कंटेन कर रहा है जिसमें कि मलेरिया का क्या बोलते हैं हम, मलेरिया के सिम्टम्स हैं, मलेरिया के जो साइंस हैं वो। तो ये इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो हमें प्रिवेंटिव मेजर लेने हैं वो ये है कि हम मॉस्किटो नेट यूज़ करें, रेपेलेंट स्प्रे यूज़ करें, एंड हम कंट्रोल ब्रीडिंग रखें मॉस्किटोज़ की बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। लाइक हमारे घर के आसपास नाली है तो उसमें पानी ना खड़ा होने दें। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो मलेरिया ना तो किसी वायरस से फैलता है, ना ही किसी बैक्टीरिया से फैलता है, ये प्रोटोजोआ से फैलता है और मॉस्किटो से फैलता है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। ट्यूबरोक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, जबकि मीजल्स, चिकन पॉक्स या चिकन पी, पोलियो वायरस से होता है। ट्यूबरोक्लोसिस जो है वो एयर से फैलता है, मीडियम उसका एयर है, मीजल्स का भी एयर है, चिकन पॉक्स का क्या है, एयर और कांटेक्ट है, पोलियो का क्या है, एयर एंड वाटर है। उसके बाद में कॉलेरा और टाइफाइड दोनों ही बैक्टीरिया से होते हैं। कॉलेरा वाटर एंड फूड से होता है, टाइफाइड का मोड है वाटर ओनली। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है और वाटर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। उसके बाद मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और मॉस्किटो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। टीबी, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया, टिटनस, कॉलेरा, मलेरिया, स्किन डिजीजेज एक्सेट्रा ह्यूमंस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से फैलती हैं। एंथ्रेक्स ये एक डिजीज़ है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है ह्यूमन एंड एनिमल्स में। फुट एंड माउथ डिजीज़ काउज में फैलती है वायरस से। सिट्रस
कैंकर बैक्टीरियल है जो कि रस्ट ऑफ व्हीट में फंगल इन्फेक्शन से फैलता है। जो सिट्रस कैंकर है वो बैक्टीरिया से फैलता है। येलो मोज़ेक जो लेडी फिंगर में होती है वो वायरल से फैलती है। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, चाहे वो वायरस हो या फिर फंगस हो या फिर बैक्टीरिया हो, क्योंकि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स पढ़े हैं तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद है स्पॉइलिंग ऑफ फूड स्टफ़। जो फूड स्टफ़ होता है उसकी स्पॉइलिंग, तो बेसिकली सीरियल, पल्सेस, राइप फ्रूट्स, पिकल्स एक्सेट्रा, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से स्पॉइल हो जाते हैं। इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, हम इनको इन्फेक्ट होने से बचाते हैं। उसके बाद फूड पॉइजनिंग एक टर्म है, इसमें क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम है, एक बैक्टीरिया है ये जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। और पर्सन जो ऐसे फूड को खाता है जिसमें क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम है उसको वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है और कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती है फूड पॉइजनिंग की वजह से। डैमेज करते हैं वैल्यूएबल आइटम्स को भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे क्लोथ्स हो गए, पेपर हो गए, वुड, लेदर जो कि लोअर क्वालिटी के होते हैं उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं और उनसे ये वैल्यूएबल चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उनके अटैक से। अब बात करते हैं प्लांट्स में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। वैसे तो हमने अभी देख लिया था, वापस से देख लेते हैं एक टेबल की फॉर्म में। इसमें जैसे प्लांट डिजीज़ कौन सी है, सिट्रस कैंकर है, किसके थ्रू ये कॉज होती है, बैक्टीरिया के थ्रू। बैक्टीरिया ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हवा से होता है ये। उसके बाद है रस्ट ऑफ व्हीट जो कि फंजाई से होती है और ये एयर और सीड्स की वजह से होती है, इसका ट्रांसमिशन है। फिर है येलो वेन मोज़ाइक ऑफ भिंडी, भिंडी को हम ओकरा भी कहते हैं, ये वायरस से होती है। और इंसेक्ट इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। उसके बाद बात करते हैं ऐसे रेमेडीज़ जिनसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो सीरियल, पल्सेस, क्लोथ्स होते हैं उनको हमें सनलाइट दिखानी चाहिए, मतलब धूप में उन्हें रखना चाहिए, टाइम टू टाइम धूप दिखानी चाहिए उन्हें। कुक्ड दाल, मिल्क एक्सेट्रा को ठंडी जगह पे हमें रखना चाहिए ताकि जल्दी से वो ख़राब ना हो। ऑयल जो पिकल्स में है, शुगर, जैम्स में हमें डालना ही चाहिए क्योंकि बहुत कम ऑयल होता है तो पिकल्स में फंगस लग जाता है। तो इसीलिए बेसिकली क्या होता है, हमें ऑयल का यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उतना हमें यूज़ करना चाहिए, उससे कम नहीं करना चाहिए। और इवन जैम्स, जेलीज़ वगैरह में शुगर ऐड की जाती है ताकि हम उसको ख़राब होने से रोक सकें। फूड स्टफ्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं विनेगर इस्तेमाल करके भी, हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक है उसको रोक सकते हैं। नीम लीव्स जो होती हैं ना, नीम के पत्ते और जो मर्क्यूरी की बॉल्स होती हैं जिसको परत गोली भी बोलते हैं, वो हम पैडी के जो ग्रेन्स हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं, पल्सेस में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। बेसिकली केमिकल मेथड है जहाँ पे हम सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड का यूज़ करते हैं एज अ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम पिकल्स अचार बना रहे हैं तो उसमें नमक डाल देंगे, तो उससे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं। और हम शुगर से खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, हम ऑयल और विनेगर को ऐड करके खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। हम हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी दिला सकते हैं, जैसे हम दूध को उबाला दिला दें टाइम टू टाइम 2-3 बारी दिन में, और दूध को फ्रिज में रख दें ताकि वो फटे नहीं, ख़राब ना हो। प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकेजिंग रखें। अब फूड प्रिजर्वेशन है क्या, जो प्रोसेस है जहाँ पे हम न्यूट्रिएंट रिचनेस मेंटेन कर रहे हैं, खाने की क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, या फिर दूसरे एडिबल सब्सटेंसेस की क्वालिटी को, उसके न्यूट्रिएंट रिचनेस को मेंटेन कर रहे हैं। हम कोई ना कोई कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा खाना ख़राब ना हो, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस हमारा फूड प्रिजर्वेशन है। कॉमन मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए, जैसे हम रेफ्रिजरेशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम फ्रिज में खाना रख सकते हैं। जो प्रोसेस है रेफ्रिजरेशन का, इसमें
इसमें क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती है ना, टेम्परेचर लो होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं वो भी स्लो हो जाती हैं, और इससे खाना ख़राब नहीं होता है जब हम उसे फ्रिज में रखते हैं। जो प्रोसेस है जहाँ पे हम खाने की आइटम को लो टेम्परेचर पे रख रहे हैं उसको हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। आज के टाइम पे फार्मर्स, बिजनेसमैन कोल्ड स्टोरेज यूज़ करते हैं फ्रूट, वेजिटेबल्स, दूसरे फूड आइटम्स को फ्रेश एंड प्रिजर्व रखने के लिए। उसके बाद है स्टेरिलाइजेशन। हम स्टेरिलाइज भी करा सकते हैं। बिफोर 1 डिकेड ग्लास सीरिंज एंड निडल वर केप्ट इन बॉइलिंग वाटर। एक टाइम पे क्या होता था, हम जो ग्लास की सीरिंज होती है या निडल होती है उसको हम बॉइलिंग वाटर में रखते थे और फिर हम उसे इस्तेमाल करते थे, जिससे वो बैक्टीरिया फ्री हो जाते थे हीटिंग के बाद में। आज के टाइम पे स्टेरिलाइज निडल, सीरिंजेस आ गई हैं, इनको हम यूज़ करते हैं और हम एक बारी यूज़ करके फेंक देते हैं, फिर नई यूज़ कर लेते हैं। जो प्रोसेस है जहाँ पे हम सीरिंज एंड निडल को जो एक इंजेक्शन की निडल होती है उसको जब हम बॉइलिंग वाटर में रख रहे हैं ताकि हम उसको जर्म्स से फ्री कर सकें, उसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। और इक्विपमेंट्स और ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए किसी भी ऑपरेशन में हम उसे जर्म फ्री बनाते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं जर्म फ्री बनाने के लिए या फिर स्टेरिलाइज करने के लिए, उसको हम ऑटोक्लेव भी बोलते हैं। ये एक प्रेशर कुकर के रूप में काम करता है। अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को जर्म फ्री बनाने के लिए भी। और वैसे भी हम स्टेरिलाइज मींस बॉयल करते हैं। जो बच्चे की दूध की बॉटल्स होती हैं उनको भी हम बॉयल करते हैं ताकि वो भी जर्म फ्री हो जाएं। तो इस तरीके से हम अपने घर के बर्तन भी कुछ बॉयल कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं पैस्चराइजेशन की। पैस्चराइजेशन होता क्या है, इसका मतलब होता है दूध को उबाला दिला रहे हैं ना हम, जहाँ पे वो फुल टेम्परेचर पे उबाल आ जाता है दूध में और वो फटता नहीं है, उसको सिंपल लैंग्वेज में पैस्चराइजेशन हम बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, नाउअडेज हम कैन फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ कैन फूड आइटम्स का बढ़ गया है। अब तो नूडल्स भी एक कैन में आने लगे हैं जिसमें बॉयल वाटर डाल दो आप तो वो पक जाते हैं एंड हम उनको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास नूडल्स तैयार हो जाते हैं रेडी टू ईट। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब आप बिफोर पैकेजिंग मिल्क और अदर फूड आइटम्स इन कैन, मतलब हम मिल्क को पैकेज्ड में करने से पहले, लाइक उसको पैक करने से पहले या फिर दूसरे आइटम्स को पैक करने से पहले किसी भी कैन या बॉटल में हम मिल्क या फूड आइटम्स को हीट करते हैं एट 60 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए और फिर हम उसको ठंडा कर लेते हैं। और इस प्रोसेस को जब हम 2 से 3 बार रिपीट करते हैं तो ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो कर देता है, किल कर देता है, जो कि मिल्क या फिर फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो टेक्निक है ना कि हम एक हीट करा रहे हैं उसको एक टेम्परेचर पे और उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं, ये जो किल करने की टेक्निक है जर्म्स को, इसको पैस्चराइजेशन कहते हैं। एयर यहाँ पे कैन में से हम रिमूव कर देते हैं पैस्चराइजेशन के बाद में। फूड आइटम्स को हम पैक कर देते हैं कैंस में, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं फिर वो एयर के एब्सेंस में तो ग्रो होते ही नहीं हैं, हवा के कांटेक्ट में आएंगे, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे तभी तो वो ग्रो होंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले बॉइलिंग की जाती है, फिर ठंडा किया जाता है और कैन में पैक करने से पहले कैन की सारी हवा निकाल दी जाती है, फिर उसमें उसको पैक कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, वैसे भी वो किल हो जाते हैं हीट के टाइम पे और ग्रोथ होती भी नहीं है बाद में भी। तो जो डेट मेंशन होती है कैंस पे बिफोर विच द फूड आइटम मस्ट बी कंज्यूम्ड इज़ नोन एज एक्सपायरी डेट। ये होता है कि एक्सपायरी डेट क्या है। एक्सपायरी डेट क्या होती है कि किसी भी कैन पे या किसी भी फूड आइटम के पैकेट पे पीछे एक डेट लिखी हुई होती है कि हम इसको इस टाइम से पहले ही बिफोर यूज़ कर सकते हैं, बिफोर दीज मंथ्स और बिफोर दिस डेट और दिस मंथ लिखा हुआ होता है, तो वो उसकी एक्सपायरी डेट है। एंड हमें हमेशा एक्सपायरी डेट देख करके ही कैंस को ख़रीदना चाहिए एंड कंज्यूम करना चाहिए।
उसके बाद है डिहाइड्रेशन। क्या होता है डिहाइड्रेशन? क्या होता है इसमें? क्या है डिहाइड्रेशन में पानी पूरे तरीके से एक फूड आइटम में से निकाल दिया जाता है। इन दिस वाटर इज रिमूव फ्रॉम द फूड आइटम्स, एग्जाम्पल कीपिंग व्हीट एंड पल्सेस इन सनलाइट टू रिमूव मॉइस्चर। जैसे हम गेहूं को, दालों को धूप में सुखाते हैं ताकि उसमें से ज़रा सा भी मॉइस्चर होना तो वो भी निकल जाए, इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। बॉइलिंग क्या होती है? लिक्विड फूड आइटम्स को हम बॉयल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए जो कि उन फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल मिल्क, वाटर एक्सेट्रा। केमिकल्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं और ये सब्सटेंसेस हेल्प करते हैं, दी सब्सटेंसेस हेल्प इन प्रिजर्विंग फूड आइटम्स, और इनको हम प्रिजर्वेटिव्स भी कहते हैं इन केमिकल्स को, एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड हम इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्व करने के लिए सिरप्स को, स्क्वैश को, केचप को। क्या इस्तेमाल करते हैं? कौन कौन से केमिकल्स हैं? तो वो हैं सोडियम बेंजोइड एंड पोटेशियम सल्फेट सॉरी। उसके बाद है हम सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर को भी यूज़ करके अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं? कौन कौन से आइटम्स में प्रिजर्व कर सकते हैं? जैसे हम सॉल्ट डाल सकते हैं पिकल में, शुगर डाल सकते हैं जैम्स या जेलीज़ में, ऑयल डाल सकते हैं अपने उसमें पिकल में, विनेगर ऐड कर सकते हैं वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में। उसके बाद बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिजर्व करने के लिए। सोप्स आर यूज टू वॉश डर्टी हैंड्स। सोप्स हम यूज़ करते हैं डर्टी हैंड्स को वॉश करने के लिए। फिनाइल हम इस्तेमाल कर सकते हैं डर्टी टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स को क्लीन करने के लिए एंड उन्हें बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए। तो हम चीज़ों को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से, उनके इन्फेक्शन से। तो डिसइंफेक्टेंट्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में। उसके बाद है हम बैक्टीरिया फ्री वाटर बना सकते हैं। क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एडिशन टू दीज हम कार्बोनिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक जर्मीसाइड के रूप में जो कि जर्म्स को किल कर देते हैं। तो हम बैक्टीरिया फ्री वाटर में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद बात करते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है। देखो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या काम करते हैं? वो उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और नाइट्रोजन को वो फिक्स करके हमारे सॉइल, वो ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो हमारे सॉइल में जा कर के बैठ जाते हैं। अब शुरू कैसे होती है साइकिल ये देखते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से, लाइटनिंग जो है ना सनलाइट की, वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है। एक तो लाइट फिक्स करती है, एक बैक्टीरिया भी फिक्स करता है। अब लाइट की बात करते हैं, पहले लाइट फिक्स करती है, ठीक है। जब वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है, नाइट्रोजन के कंपाउंड सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं या वो चले जाते हैं, ठीक है। और जो वो नाइट्रोजन के कंपाउंड सॉइल में प्रेजेंट हैं वो अब क्या होते हैं, प्लांट्स उनको अपटेक कर लेते हैं नीचे से, जो वो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं उनकी रूट्स, और उससे क्या होता है उनके लीव्स एंड स्टेम वगैरह में नाइट्रोजन के जो वो कंपाउंड्स हैं वो चले जाते हैं। अब एनिमल्स या एनिमल्स ले लो, ह्यूमंस ले लो, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट के फ्रूट्स को खाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, प्लांट में चले गए वो नाइट्रोजनियस जो कंपाउंड है या जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, उसके बाद एनिमल ने उनको खा लिया तो एनिमल में भी चले गए, ह्यूमन में भी चले गए। अब एनिमल और ह्यूमन की किसी की डेथ हो गई तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे अटैक करते हैं, फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड उनमें से भी बाहर निकल जाते हैं और वापस से वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं। एक ही होता है कि उनकी डेथ हो गई तो ऐसा हो गया, नहीं तो एक्सक्रीशन जो होता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से फेकिस के रूप में निकलता है, तो बेसिकली एक्सक्रीशन से भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स निकलते हैं और वो भी सॉइल के अंदर चले जाते हैं। अब जो ये कंपाउंड सॉइल के अंदर चले गए हैं, मतलब एक तो लाइटनिंग की वजह से वो जा रहे हैं, एक प्लांट को कंज्यूम कर रहा है एनिमल, उससे भी वो नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल में जा रहे हैं।
अब सॉइल के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में बदलता है और वो वापस से गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस तरीके से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की साइकिल चलती ही रहती है, ये रुकती नहीं है। एक ये होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गए, ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है इन टर्न नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बदल देता है। अब बैक्टीरिया ने बदल दिया उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, वो सॉइल में चले जाते हैं। फिर वो सॉइल में जाने के बाद में वापस से जो बैक्टीरिया है वो उस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को या नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को गैसियस नाइट्रोजन में बदल देता है। फिर वापस से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चल जाते हैं। तो इस तरीके से लाइटनिंग से शुरू हुई प्रक्रिया, ये प्रोसेस फिर प्लांट्स तक गई, फिर एनिमल्स तक गई, फिर वापस से सॉइल में चली गई, फिर वापस से बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया, वापस से एटमॉस्फेयर में चली गई, फिर बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया और बैक्टीरिया ने उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदला, फिर वापस से वो सॉइल में चली गई। इस तरीके से ये बैक्टीरिया से लाइफ साइकिल चल रही है और लाइटनिंग से भी लाइफ साइकिल चल रही है। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल चलती है। उसके बाद में बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल अब है क्या, डिटेल में देख लेते हैं। जब डीकॉम्पोजिशन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स का होता है, नाइट्रोजन उनमें प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जब कोई इंसान मर गया, कोई एनिमल मर गया, तो उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और वो एटमॉस्फेयर में या सॉइल में निकलेगी, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है अगेन सॉइल से या एटमॉस्फेयर से लाइटनिंग के थ्रू प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि वो जानी तो सॉइल में ही है, और इस वे में साइकिल कंटिन्यू करती रहती है। एज अ रिज़ल्ट जो अमाउंट है नाइट्रोजन का सॉइल में वो कांस्टेंट ही रहता है, वो कम होता ही नहीं है, क्योंकि बार बार ये साइकिल चल रही है। तो कहीं ना कहीं से उतने ही अमाउंट में नाइट्रोजन तो वहाँ आ ही रहा है सॉइल के अंदर। जो ये प्रोसेस है जहाँ पे फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बदल रहे हैं और वो लिविंग बींग्स तक पहुँच रहा है, फिर वापस से वो एक्सक्रीशन या डिकम्पोजिशन से वापस से एटमॉस्फेयर या सॉइल में जा रहा है, उसको हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ये पूरी साइकिल इस तरीके से चलती है। अब बात करते हैं बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो हमने जान लिया। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बनाने के लिए भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब रिक्वायरमेंट, हमें मिल्क चाहिए, कर्ड चाहिए, दही चाहिए, यूटेंसिल चाहिए, लिड चाहिए, एक्सेट्रा चाहिए। क्योंकि कर्ड बनाने के लिए क्या होता है, ज़रा सा दही, 1 चम्मच भी दही जिसको हम खट्टा बोलते हैं, उसको हम एक नॉर्मल क्या बोलते हैं गुनगुने दूध में या थोड़े से गर्म से दूध में डाल देंगे, हिला देंगे और उसको पूरी ओवरनाइट ढक के अच्छे से एक वार्म प्लेस पे रख देंगे। तो उससे क्या होता है, हमारी पूरा जो दूध है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर्ड बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है प्रोसीजर, वो ये जो मैंने अभी आपको बताया है। बॉयल करेंगे मिल्क को, ठंडा करेंगे, ल्यूकवार्म होने देंगे, मतलब थोड़ा सा गर्म रहेगा वो फिर भी। फिर उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कर्ड डाल देंगे, उसको अच्छे से मिला देंगे, यूटेंसिल को लिड से अच्छे से कवर कर देंगे, फिर उसको वार्म प्लेस पे रख देंगे। एंड ठंड के टाइम पे तो जो आटे का डब्बा होता है ना, जिसमें आटा पड़ा होता है, उसमें भी रख दिया जाता है। तो इस तरीके से कर्ड तैयार हो जाती है। और फिर ऑब्ज़र्व कैसे करोगे, सुबह ऑब्ज़र्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन में मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो चुका होगा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यहाँ पे जो कि दूध में प्रेजेंट होता है वो कर्ड में बदल जाता है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी हम ये फाइंड कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारे लिए यूज़फुल भी है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तो हमें कर्ड बनाने में हेल्प कर रहा है। तो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हमें पता चल गया। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे।